इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करूं अगर मैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई भी पार्टी जिसको 1% वोट भी मिलेगा वो एलिजिबल बन जाएगी कि वो बॉन्ड्स ले सके। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार में, इंडिया अब 6.72 मेट्रिक टन फिनिश्ड स्टील को एक्सपोर्ट करने लगा है। जीआई टैग जो है एक लेबल यूज किया जाता है जिससे प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से आप लिंक करते हो। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मैनेज करता है जीआई रजिस्ट्रेशन इंडिया में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन मार्च के सेकंड पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने मार्च का पहला पार्ट पूरा का पूरा निपटा लिया था। उस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? उसमें हमने झारखंड का देखा था कि उन्होंने विडो रीमैरिज स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। उस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि आईएनएस जटायु आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर केरला ने सी स्पेस लॉन्च करा, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल वो हमने देखी। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर देखा। फ्रांस ने राइट टू अबॉर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है, ये देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। इन सब में हमने क्या क्या देखा था वो सब आपको पता ही होगा। यहाँ पर हमने मिनीकॉय देखा, ये मिनीकॉय आइलैंड पर ये आईएनएस जटायु को लगाया गया है। फिर हमने देखा कि एस्प्लेनेड से हावड़ा ये मेट्रो चल रही है। फिर हमने देखा ये बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में ये हॉर्टिकल्चर फेयर हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा सी स्पेस, जिसमें आप पर मूवी 75 रुपीज़ पे करोगे तो आपको उसकी व्यूइंग राइट्स मिल सकती हैं। फिर हमने देखा कि झारखंड में जो चंपई सोरेन है, इनके चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। उसके बाद हमने देखा कि अबॉर्शन की राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई फ्रांस के, क्योंकि इसको एक अगर आप नॉर्मल राइट बना रहे थे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में आराम से देखी थी। उसके बाद अगर मैं आज के लेक्चर में चलूँ, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा, आर्टिकल 371 सिक्स्थ शेड्यूल जो लद्दाख जिस पे प्रोटेस्ट चल रही है, फिर उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होने वाली हैं। उसके साथ साथ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, जीआई टैग 2 कटक्की रूपा तराकासी, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करूं अगर मैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता था कि सरकार को, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को, अगर फंड्स चाहिए तो उसके लिए एक काफ़ी ट्रांसपेरेंट, एलिजिडली ट्रांसपेरेंट तरीका निकाला गया। क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये कोई भी खरीद सकता है, किसी को भी डोनेट कर सकता है, कोई भी पार्टी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 उसका ये बोलता है। सिर्फ और सिर्फ इसको कौन इशू करता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसको इशू करता था। कोई भी पार्टी जिसको 1% वोट भी मिलता है अगर इलेक्शंस में, तो वो क्या है, एलिजिबल बन जाती थी किस चीज़ के लिए? कि वो बॉन्ड्स ले सके। कोई भी पार्टी जिसको 1% वोट भी मिलेगा वो एलिजिबल बन जाएगी कि वो बॉन्ड्स ले सके। अब 2017 में क्या हुआ कि ये इंट्रोड्यूस हुआ और स्कीम पूरी 2018 में आई। तो इंट्रोड्यूस अगर आपसे कोई पूछेगा तो 2017 उसका आंसर हो जाएगा। स्कीम अगर आपसे कोई पूछेगा 2018 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हो या फिर किसी पार्टी को डोनेट करते हो, उस पार्टी को वो इन कैश करवाना रहता था अगले 15 दिन के अंदर अंदर। तो मान लो कि मैंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड दिया 1 लाख रुपए का, मैंने पहले तो इसको बाय करा, ये पूरा मैंने बाय करा। अब मुझे डोनेट करना है ये आम जनता पार्टी नाम की एक पार्टी को, आम जनता पार्टी। अब आम जनता पार्टी जो है वो सबके दिलों की धड़कन है, एंड इस आम जनता पार्टी को ये 15 दिनों के अंदर अंदर क्या करवाना पड़ेगा? एनकैश, ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड जितना भी मैंने दिया हुआ है। अब अगर इसको एनकैश नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये चला जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ? कंसोलिडेटेड फंड में, एक कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा।
ठीक है। अब हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको ये खरीदने के लिए अवेलेबल रहता था। मतलब क्या चीज़, अगर मुझे ये बॉन्ड खरीदना है तो जैन हो गया पहला क्वार्टर, तो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक मुझे वो मिल सकता है। अब जैन फेब मार्च, अब अप्रैल आ गया अगला क्वार्टर, इसके 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक मुझे खरीदने मिल सकता है। ऐसे पहले शुरू के 10 दिन हर क्वार्टर में आपको खरीदने मिल सकता था। बॉन्ड कुछ ऐसा दिखता था जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस पर किसी का कोई नाम नहीं लिखा रहता था, तो किसी को नहीं पता किसने डोनेट किया, किसको डोनेट किया। ठीक है, ऐसा बॉन्ड, एसबीआई का ऊपर लोगो, वैधता 15 दिन लिखी हुई है, किस डेट पर इशू हुआ है वो लिखा हुआ है, कितने का बॉन्ड है वो लिखा हुआ है, बस। अब ये बस डॉक्यूमेंट है ना, इसमें पर्सन का नाम लिखा रहेगा या फिर कंपनी का नाम लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा। ना इसमें कोई पार्टी का नाम लिखा रहेगा, किसी भी पार्टी का भी नाम नहीं लिखा है किसको क्या क्या दिया गया है। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों किए गए थे, तो टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। इससे पहले तो वैसे भी किसी को नहीं पता था किस पार्टी को कितना ज़्यादा डोनेशन दिया जा रहा है। और इससे क्या है, इसका एक बहुत बड़ा कॉन क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, कि इससे डोनेशन अनोनिमस रहते थे, क्योंकि वेरी सिंपल फैक्ट, ना पार्टी का नाम पता लग रहा है ना पर्सन का नाम पता लग रहा है। इसका अकाउंट सिर्फ एक ही अथॉरिटी के पास है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पूरे केस में, कि डोनर की डिटेल्स होनी चाहिए पब्लिक। ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको ये वॉयलेट कर रहा है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोलते हैं। एंड इसने क्या बोला एसबीआई से, कि ये जो सीरियल नंबर आप इशू करते हो एक, वो सीरियल नंबर हमको चाहिए हर बॉन्ड का, और ये आप किसको दोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोगे। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है एसबीआई से, एसबीआई किसको देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा। दिस इज द एंटायर जजमेंट जो पूरा आया है फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है। हु डोनेटेड हाउ मच टू द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, अप्रैल 2019 से लेके फरवरी 2024 तक किसने कितना क्या क्या दिया है। टोटल 1200 से ज़्यादा डोनर्स रहे हैं। इसमें जो बॉन्ड्स हैं उसकी कीमत रही है 12,769 करोड़, और कितने लोगों ने परचेस करे हैं, 22,000 से ज़्यादा लोगों ने ये बॉन्ड्स परचेस करे हैं। उसके बाद हाईएस्ट डोनर कौन है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया है, तृणमूल कांग्रेस को। इसने दूसरे नंबर पे किसको दिया है, बीजेपी को। ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड वाली बात है, कोई एलिगेशन नहीं है। ठीक है, अब बेस्ड इन कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये जो है इनका दूसरा नाम है लॉटरी किंग। ये लॉटरियां निकलवाने का भी काम करते हैं। सैंडियागो मार्टिन इनकी कंपनी है, क्या, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है आर्टिकल 371 और 6th शेड्यूल। लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही हैं। अब लद्दाख का ये कहना था कि देखो भैया, जब तुमने यूनियन टेरिटरी बनाई, सारी एजुकेशनल और टूरिज़्म और जितनी भी तरीके की रिसोर्स एलोकेशन है, आपने किसको कर दी, आपने कर दी कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को। हमारा इतना बड़ा एरिया है, लद्दाख इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट यूटी, दिख ही रहा होगा आपको कितना बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। इसको बहुत कम एलोकेशंस मिले, पैसे के सेंस में हो चाहे रिप्रेजेंटेशन के सेंस में हो, कुछ भी एलोकेशन खास इनको मिला नहीं। तो विधानसभा भी आपने किसको दे दी, आपने जम्मू कश्मीर को दे दी। इनके पास इनफ रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। उसके बाद इनके पास कोई लॉ ऐसा नहीं है जिससे ये अपनी इकोलॉजी को प्रिवेंट कर पाएँ। जो इनके आसपास पहाड़ हैं, नदियां हैं, उसमें अगर टूरिज्म की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कोई खास इनके पास लॉज नहीं बनते। इन एडिशन इन 6th शेड्यूल इनकी एक डिमांड ये है, और एडिशन इन आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 बोलता है कि कोई भी ऐसा स्टेट जिसकी ट्राइबल पॉपुलेशन हो और वहाँ पर उनको स्पेशल लॉज बनाने की परमिशन अगर चाहिए तो वो मिल सकती है, इसलिए इनको 371 चाहिए। अब क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, तो इनको क्या है, शेड्यूल 6 में भी आना है। शेड्यूल 6 में जो स्टेट्स हैं वो क्या बोलते हैं, उनका ये है कि आप अगर अपने स्टेट में
कोई भी ऐसा लॉ बनाना चाहते हो जिससे उसके इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो खास है और आपको बचानी है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में हमको पता है रन ऑफ कच्छ है, गुजरात के स्पेशल लॉज हैं उस एरिया के लिए। रन ऑफ कच्छ के जो भी पूरा एरिया है उसके लिए स्पेशल लॉज बनाए गुजरात गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि वो रन ऑफ कच्छ एक स्पेशल इकोलॉजिकल चीज़ है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो भैया ये बोल रहा है लद्दाख के हमारे पास भी तो है इतनी सारी नेचुरल रिसोर्सेस एंड उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। टूरिज्म की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है, टूरिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट, टूरिज्म को प्रिवेंट तो नहीं करेंगे लेकिन रेगुलेट करेंगे। अब लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है कि कोई हमारे यहाँ के ही लोग इलेक्ट होकर हमारे यहाँ पे अगर वो सर्विस करना चाहें, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये कुछ डिमांड थी। सोनम वांगचुक को आप लोग जानते होंगे, जिनका किरदार 3 इडियट्स मूवी में भी दिखाया गया था, ठीक है। तो ये हैं जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, ट्राइबल एरियाज में दी जाती है, क्लियर। एंड आर्टिकल 371 में जो स्पेशल प्रोविजंस की मैंने बात करी वो मैंने बताया, 371 बाकी स्टेट्स में भी लगा हुआ है। एंड अब चलते हैं अगली खबर पे। अगली है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आफ्टर 4 years एंड 8 एक्सटेंशंस, यूनियन लिस्ट का मैटर होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ इस पे बना सकती है। टोटल अमेंडमेंट्स इसमें 6 बार हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। इस बार वाला जो नया अमेंडमेंट है उसमें क्या बोला गया है, 31 दिसंबर 2014 के बाद जितने भी हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट इंडिया में आए हैं, कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये सारे जितने भी यहाँ से आए हैं और जिनका वहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, उन्हें 5 साल की रेसिडेंसी प्रूफ करनी होगी, जो कि वैसे अगर आते तो नॉर्मल, अगर आप क्लॉज देखो तो 11 साल का है। 5 साल की रेसिडेंसी प्रूफ करनी पड़ेगी और उनको राइट मिल जाएगी कि वो अप्लाई कर सकते हैं एज द क्राइटेरिया मेंशन्ड एंड अप्रोप्रिएट प्रोसेस यूज करके सिटीजन बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज का क्लैरिफिकेशन आपको समझना है कि आप अगर इस वाले नए अमेंडमेंट से ऐसे रिलीजियसली परसिक्यूट होकर कहीं से भी आते हो, डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं मिल रही है आपको, लेकिन आपको एक राइट मिल रही है जिसमें आपका एक क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। दूसरा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे वहाँ के भी कि मैं पाकिस्तानी था, मैं वहाँ से छूट के आया और ये हुआ वो हुआ, क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ, सबूत दो कि तुम्हारा रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है। ऐसे ही सब जा रहे हैं तो हम भी चलो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है जिसमें प्रॉपर प्रोसेस डिफाइंड है कैसे कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। एंड इसीलिए हाउ मेनी एग्जिस्ट, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं, ठीक है, जो कि अफेक्टेड है इस पूरे प्रोटेस्ट से, प्रोटेस्ट नहीं, इस पूरे अमेंडमेंट एक्ट से, जिनको शायद सिटीजनशिप अब मिल जाए। शाहीन बाग में, जामिया मिलिया इस्लामिया में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। एंड ये प्रोटेस्ट क्यों हुए? क्योंकि CAA इनको लगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स। इन्होंने ये बोला कि इससे माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मुस्लिम्स को इग्नोर कर दिया गया है, आर्टिकल 14 एंड 15 वॉयलेट हो रहा है। अब इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि रोहिंग्या को क्यों नहीं इंक्लूड किया जो कि म्यांमार से आए हैं। ये प्रॉपर उस टाइम का पोस्टर है जो कि चल रहा था, कि फैज़ अहमद फैज़ की पूरी कविता जो कि उस टाइम पर चल रही थी शाहीन बाग में। एंड ये एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी, जो हमला किया गया था, प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई थी ऐसे ऑन द स्पॉट। अब 4th न्यूज़ आज की है कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार में, हिसार कहाँ? हरियाणा, हरियाणा में बनाया गया है। वर्ल्ड का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ऑफ ग्रिड मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है लेकिन अलग से बनाया गया है। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है। कौन? इंडिया। क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड स्टील। क्रूड स्टील जो होता है वो नॉन रिफाइंड स्टील होता है जिसको बाद में रिफाइन करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इंडिया इज ऑल्सो नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, विटनेसिंग एन एक्सपोर्ट ऑफ इतना एंड जो अगेंस्ट द इम्पोर्ट हुआ था इतना, मतलब
इंडिया अब 6.72 मेट्रिक टन फिनिश्ड स्टील को एक्सपोर्ट करने लगा है। 2022-23 तक ये 6.02 मेट्रिक टन को इंपोर्ट करता था, तो बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस पर ध्यान दिया गया है, वही चीज़ थी। उसके बाद जो लास्ट आज का करंट अफेयर है वो है जीआई टैग टू कटक रूपा तराकाशी। रूपा तराकाशी क्या होती है? ये होती है सिल्वर फिलिग्री। कटक में इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, डेटिंग बैक टू द एंशियंट मेसोपोटामिया का टाइम वहाँ फिलिग्री की ज्वेलरी पहनी जाती थी एज अर्ली एज 3500 BCE। ये जर्नी जो है कटक की पोटेंशियली वाया पर्शिया एंड इंडोनेशिया, ये बहुत ज़्यादा बताती है कि इनका मैरीटाइम ट्रेड रूट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। नदियों के सहारे, समुद्र के सहारे ये इंडोनेशिया और पर्शिया से कितना ज़्यादा कनेक्टेड थे, ये बताया गया है ऑल टुगेदर। जीआई टैग जो है एक लेबल यूज़ किया जाता है जिससे प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से आप लिंक करते हो, जिससे ये इंश्योर होता है कि ओनली ऑथराइज यूजर्स फ्रॉम दैट रीजन कैन यूज़ द प्रोडक्ट्स नेम। इंदौरी पोहा हो गया, चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ हो गई, ये सारी होती हैं जीआई टैग। इनके अगर किसी शहर के नाम से, किसी एरिया के नाम से कोई चीज़ चल रही है, उसको जीआई टैग बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो एक जीआई टैग है, इससे इमिटेशन मतलब कॉपी करने से रोका जाता है। कोई भी दूसरा, ग्वालियर के छोले भटूरे, दिल्ली के फेमस छोले भटूरे, ये वो कोई कॉपी ना करे। ठीक है, तो ये चलता है 10 साल तक, इसकी वैलिडिटी रहती है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड मैनेज करता है जीआई रजिस्ट्रेशन इंडिया में, ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ये गुड्स एक्ट 1999 में आए थे, जो कि इन लाइन विद द ट्रिप्स अग्रीमेंट है। ट्रिप्स अग्रीमेंट ही वर्ल्ड में एक जो सबसे पहला अगर बोला जाए जीआई टैग के लिए, तो वो एक पॉइंट बनाता था। ये कुछ ऐसी दिखती है सिल्वर फिलिग्री, जिसमें बहुत बारीक सिल्वर का काम किया जाता है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आगे अप्रैल के करंट अफेयर्स हम चालू करेंगे। थैंक यू।